हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकेडमिक एज। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को कवर करेंगे। ये इस चैप्टर का वन शॉट है। अगर आपने चैप्टर 1 का वन शॉट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये टर्म हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा था, उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस, सब चीज़ कवर की थी। तो मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है कि काम को एज पर प्लान करना ताकि हम अपने गोल्स अचीव कर पाए। ठीक है। कुछ लोगों ने प्रिंसिपल्स दिए थे, यानी कुछ ऐसी ब्रॉड गाइडलाइंस बताई थी कि आप किस किस तरह से काम करोगे ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। A managerial principle is a broad and general guideline for decision making and behavior. अब एक बेसिक गाइडलाइन कि आपको किस तरीके से काम करना है ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ। ठीक है। ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ, आपका बिहेवियर किस तरह से होगा ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब चीज प्रिंसिपल बताता है। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जर्नल गाइडलाइन जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि मैनेजरल प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस होता है। मैनेजरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, यानी आप सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज कर सकते हो उसको। वाइल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस होता है। टेक्निक मतलब एक मेथड, एक तरीका, जिस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर पा रहे हो। प्रिंसिपल वो जर्नल गाइडलाइन है कि वो टेक्निक का यूज करते करते आप किस तरीके से काम करोगे, वो जर्नल गाइडलाइन क्या कहलाता है? प्रिंसिपल कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है वैल्यूज एंड प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस होता है। तो वैल्यूज आर समथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल। वैल्यूज जो होते हैं वो जर्नल रूल्स होते हैं जो कॉमन प्रैक्टिस से बनते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल्स जर्नल गाइडलाइन होती है जो रिसर्च कर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो जितने भी आपके प्रिंसिपल्स होते हैं वो सब यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, यानी किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज हो या पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे आपके ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। एक्सटेंट ऑफ देयर एप्लीकेबिलिटी वो वेरी कर सकती है विद द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग डिफर करेगा कि कितने सही तरीके से वो प्रिंसिपल्स अप्लाई हो पाते हैं। लेकिन जितने भी आपके प्रिंसिपल्स होते हैं वो सब यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, यानी हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे वो सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई हो सकते हैं। नेक्स्ट इज जर्नल गाइडलाइंस। अभी हम लोग डेफिनेशन में ही पढ़ के आए हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। वो जर्नल गाइडलाइंस होती हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ, ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ। ठीक है। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये एक जर्नल गाइडलाइन होती है, क्या रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम को। ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि आपको काम किस तरीके से करना है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आई तो ये नहीं है कि आप इस प्रिंसिपल के थ्रू तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। क्यों? क्योंकि बात ऐसी है कि रियल बिजनेस सिचुएशंस जितनी भी हैं वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक है और बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होती हैं। तो इसी वजह से ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये सिर्फ एक जर्नल गाइडलाइंस एंड रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट इज फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो थ्रू रिसर्च, प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट्स करके बनाए गए हैं। ठीक है। बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन में उसको अप्लाई किया गया है, तब जाके फाइनली आपके प्रिंसिपल्स बने हैं। ठीक है। फ्लेक्सिबल, जितने भी आपके मैनेजर प्रिंसिपल्स हैं वो सारे फ्लेक्सिबल हैं, विच मीन्स कि ये सिचुएशन टू सिचुएशन मैनेजर अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है। क्योंकि हम लोग ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के साथ डील कर रहे हैं और उनका जो बिहेवियर होता है वो अनप्रडिक्टेबल होता है। तो अगर हम ऐसे प्रिंसिपल्स लेके चलेंगे जो रिजिड है, जो चेंज नहीं हो सकते, तो फिर हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो मैनेजरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो सारे फ्लेक्सिबल होते हैं ताकि हम लोग सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज कर पाए, यानी जो मैनेजर है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर पाए। नेक्स्ट मेनली बिहेवियरल। जितने भी मैनेजरल प्रिंसिपल्स होते हैं उनका जो मेन एम यही होता है कि हम जो ह्यूमन बिहेवियर है उनको इन्फ्लुएंस कर पाए, यानी अगर कोई पर्सन काम नहीं कर पा रहा तो उसको हम मोटिवेट करें ताकि वो काम कंप्लीट कर पाए। तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं इनका जो मेन एम यही होता है कि ताकि आप ह्यूमन के बिहेवियर को चेंज कर पाओ या इन्फ्लुएंस कर पाओ। तो दीज आर बिहेवियरल इन नेचर। नेक्स्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो जितने भी आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनमें सारी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि अगर एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करोगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है। इससे आप अलग अलग केसेस में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में सिमिलर सिचुएशंस जहाँ पे भी हैं वहां आप प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर पा रहे हो। ठीक है। लास्ट इज कंटेंजेंट, यानी जितने भी आपके प्रिंसिपल्स होते हैं वो सब कंटिंजेंट होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। अब किस पे डिपेंडेंट होते हैं? सिचुएशन पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी जैसी सिचुएशन होगी
उसके अकॉर्डिंग आपके प्रिंसिपल्स आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो जितने भी एप्लीकेशन होता है प्रिंसिपल्स का, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हो। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये कंटेंजेंट होते हैं, यानी डिपेंडेंट होते हैं। Next is importance of principles of management. First, providing managers with useful insights into reality. यानी जो भी आप सोच रहे हो, जो भी मैनेजर सोच रहा है, उसको रियलिटी में अप्लाई करने में भी आप प्रिंसिपल की हेल्प लेते हो, क्योंकि प्रिंसिपल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं। यानी अगर आप एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करोगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा ये आपको पता रहता है। तो इसी वजह से आप जो भी चीज सोचते हो उसको रियलिटी में भी आप अप्लाई कर पाते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल चीज है, जब आप प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग सारा काम कर रहे हो तो उससे क्या होगा, आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा और मिनिमम वेस्टेज होगा। ठीक है, जिससे आपका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा। नेक्स्ट, साइंटिफिक डिसीजन। अब जितने भी आपके प्रिंसिपल्स हैं वो सब एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च करके तब जाके वो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। तो जो प्रिंसिपल्स की हेल्प लेके जो भी आप डिसीजन लेते हो वो सारे साइंटिफिक होते हैं। ठीक है, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग आप कर पाते हो। नेक्स्ट, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। ऑल्दो जो प्रिंसिपल्स हैं वो जर्नल गाइडलाइंस है बट वो फ्लेक्सिबल है, तो इसी वजह से जो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट में लगातार चेंजेस आते जा रहे हैं, आप उन चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को भी चेंज कर पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव यानी हमारी सोसाइटी के टुवर्ड्स भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। ठीक है, जैसे आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हो बैकवर्ड सेक्शन को, या फिर आप एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स का यूज कर रहे हो प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये सारे क्या है, ये आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप फुलफिल कर रहे हो। तो जैसे जैसे ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो अवेयरनेस है वो बढ़ रही है, वैसे वैसे आपके प्रिंसिपल्स भी उस अकॉर्डिंग इवॉल्व हो रहे हैं। तो जैसे प्रिंसिपल्स इवॉल्व हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर पा रहे हो, आप इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल कर पा रहे हो। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जितने भी हैं वो मैनेजमेंट थ्योरी का बेस है। ठीक है, यानी जो भी आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग करते हो, एजुकेशन दे रहे हो, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो मैनेजमेंट से रिलेटेड, उन सबका कोर क्या है, उन सबका बेस क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अगर आपको कोई मैनेजमेंट प्रैक्टिस को रिफाइन करना है या फिर नई मैनेजमेंट टेक्निक्स को डेवलप करना है तो ये प्रिंसिपल्स आपकी इसमें हेल्प करते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंस हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब अगर हम प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो अब ये प्रिंसिपल्स दिए किसने हैं, इनके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हैं टेलर एंड दूसरे हैं फ्योल, जिन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल टेक्निक्स दी हैं। सबसे पहले हम टेलर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम लोग उनके प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स को पढ़ेंगे। टेलर, फुल नेम फ्रेडरिक प्रिंसलो टेलर, ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे एंड इनके अकॉर्डिंग किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, और अगर आप वो बेस्ट तरीका ढूंढ लोगे तो आपका काम टाइम से होगा। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी, जो रिसोर्सेज होंगे वो ऑप्टिमली यूज हो पाएंगे, ये इनका मानना था। देन इनकी जो रिसर्च थी वो फैक्ट्री लेवल पे थी, जैसे एम्प्लॉयज वर्कर्स उस पर ये रिसर्च करते थे। ठीक है, एंड इनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो अब इन्होंने जो है वो 4 प्रिंसिपल्स दिए थे एंड 7 टेक्निक्स दी थी। अब वन बाय वन हम लोग वो सारे प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स को कवर करेंगे। सो प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर। फर्स्ट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब ये है कि साइंटिफिक तरीके से सारा काम करो, एक सिस्टमैटिक वे में सारा काम होना चाहिए। रूल ऑफ थंब यानी हिट एंड मिस रूल नहीं होना चाहिए। इनका ये मानना था कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, और अगर आप वो तरीका ढूंढ लोगे तो आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज होगी। ठीक है, तो आप वो स्टडी एंड एनालिसिस करके वो तरीका ढूंढो और उस तरीके से काम करो। इससे क्या होगा, आपके रिसोर्सेज कम से कम वेस्ट होंगे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। अगर आप रूल ऑफ थंब लेके चल रहे हो, आपको पता नहीं है कौन सा बेस्ट मेथड है, और आपने फॉर एग्जांपल A B C 3 मेथड्स हैं किसी भी काम को करने के, आपने ए मेथड से वो काम किया। अब हो सकता है कि वो आप उसमें पास भी हो जाओ, हो सकता है कि आप फेल भी हो जाओ, लेकिन पास हो जाओगे तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसमें फेल हो जाओगे तो इससे क्या होगा, आपने जितनी भी टाइम लगाया, जितने भी एफर्ट्स लगाए, जितने भी आपने रिसोर्सेज लगाए, वो सब क्या होंगे, वेस्ट होंगे। तो इनका ये मानना था कि सिस्टमैटिक वे में सारा काम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, नेगेटिव इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, सो टेलर का ये मानना था कि कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। दोनों को ये समझना होगा कि ईच वन इज इम्पॉर्टेंट।
राइट? मैनेजर भी इंपॉर्टेंट है और वर्कर भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी गेन होता है कंपनी का तो मैनेजमेंट को वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए। एट द सेम टाइम वर्कर्स को भी हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि कंपनी में अच्छा चेंज ला पाए, कंपनी सही तरीके से काम कर पाए। टेलर का ये मानना है कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना चाहते हो तो आपको दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। एक कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए। नेक्स्ट, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ये जो प्रिंसिपल है ये बेसिकली एक एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। एक कंप्लीट कोऑपरेशन होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। इक्वल डिवीजन होना चाहिए वर्क का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो टेलर का ये मानना था कि अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी आए तो वो कैसे आएगी? एम्प्लॉय सिलेक्शन के प्रोसेस पे ध्यान देके, यानी जब आप एम्प्लॉयज को सेलेक्ट कर रहे हो उसी टाइम पे आप ध्यान दोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी आएगी। कैसे? तो हर एक एम्प्लॉय को साइंटिफिकली सेलेक्ट करो, देन जो भी उन्हें काम दे रहे हो वो उस अकॉर्डिंग दो जो उनकी फिजिकल या इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज से मैच करता हो। ठीक है, तो इससे एफिशिएंसी भी आएगी, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट दोनों के लिए। आई होप टेलर के प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फंक्शनल फोरमैनशिप, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। तो लोअर लेवल फोरमैन आते हैं। फोरमैन वर्कर से डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है। अब फोरमैन जो होते हैं वो सबसे लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर होते हैं और सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर होते हैं। तो टेलर का ये मानना था फोरमैन के अंदर एक लिस्ट ऑफ क्वालिटीज होनी चाहिए, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही पर्सन के अंदर सारी क्वालिटीज हों। तो उन्होंने 8 पर्सन्स में फंक्शनल फोरमैनशिप को बांट दिया गया। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये लोएस्ट लेवल तक एक्सटेंडेड है, इसीलिए इसका नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप। ये एक डायग्राम देखो, डायग्राम से आपको हर चीज क्लियर होगी। देखो है क्या, फैक्ट्री मैनेजर में 2 लोग आ जाते हैं, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज, और उनके अंदर 4 और लोग आ जाते हैं और सब किसको ऑर्डर दे रहे हैं या डायरेक्शंस किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? वर्कर्स को। ठीक है। अब देखते हैं, प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 लोग आते हैं। पहला हो जाता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शंस देते हैं वर्कर्स को। ठीक है। सेकंड, रूट क्लर्क, जो प्रोडक्शन की रूट को स्पेसिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो टाइम एंड कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। एंड लास्ट, डिसिप्लिनेरियन, जो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी 4 लोग आ जाते हैं। पहला आ जाता है स्पीड बॉस, जो ये इंश्योर करते हैं कि टाइमली और एक्यूरेटली काम कंप्लीट हो। नेक्स्ट आ जाते हैं गैंग बॉस, जो मशीन्स या टूल्स को रेडी रखते हैं कि जो भी वर्कर्स यूज करेंगे वो मशीन्स एंड टूल्स को रेडी रखते हैं उसके लिए। नेक्स्ट, रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस ये इंश्योर करते हैं कि जो भी मशीन्स एंड टूल्स हैं उनकी वर्किंग कंडीशन सही रहे। ठीक है, उसको रिपेयर की जरूरत तो नहीं है, ये सब चीज। नेक्स्ट आ जाते हैं इंस्पेक्टर, जो क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये इन लोगों ने 8 लोगों को ऐसे बांट दिया। तो एक बार फिर से इसको कहानी की तरह से समझते हैं। फोरमैन जो होते हैं वो सबसे डायरेक्ट रिलेशनशिप में होते हैं वर्कर्स के साथ। ठीक है। तो टेलर के अकॉर्डिंग एक फोरमैन के अंदर 8 क्वालिटीज होनी चाहिए, लेकिन एक ही इंसान के अंदर सारी क्वालिटीज होना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या कर दिया, उस क्वालिटीज को बांट दिया। ठीक है। फैक्ट्री मैनेजर के अंदर 2 लोग आ गए, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 लोग आ गए, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर 4 लोग आ गए, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। ठीक है। और ये सब किसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं? वर्कर्स को। ओके। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। जैसा कि हम लोग पढ़ के आएंगे, टेलर का ये मानना था किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है और इस अकॉर्डिंग काम करो। वो बेस्ट तरीका आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? एक स्टैंडर्ड सेट करके। तो यहाँ पे 2 मेन चीजें आ जाती हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दे रहे हो। ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन से प्रोडक्ट जो होते हैं उसके फिक्स टाइप्स हो जाते हैं, यानी फिक्स्ड हो जाता है कि इतना ही साइज होगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश हो पाता है, क्वालिटी भी मेंटेन रहती है, परफॉर्मेंस अच्छा हो पाता है। नेक्स्ट आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब है कि काम को सिंप्लीफाई करो। ठीक है, यानी जितनी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है उनको खत्म करो। सिंप्लीफिकेशन से क्या होता है, जो अननेसेसरी आपने प्रोडक्ट को बांट दिया है, अननेसेसरी आपने स्टेप्स ऐड कर दिए, उसको खत्म करो, काम को सिंप्लीफाई करो। जितना काम सिंप्लीफाई होगा उतना ही काम टाइम से कंप्लीट हो पाएगा।
ठीक है। ये बेसिकली दो हो जाते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। यानी एक स्टैंडर्ड सेट कर दो, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम होगा तो एक्सीलेंस भी आएगा, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस भी सुधरेगी और क्वालिटी भी अच्छी होगी। एंड सिंप्लीफिकेशन यानी काम को सिंप्लीफाई कर दो, अननेसेसरी आप प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई ना करो, ठीक है, अननेसेसरी जितने भी स्टेप्स हैं उनको खत्म कर दो। ओके, नेक्स्ट मेथड स्टडी। टेलर का ये मानना था कि एक बेस्ट मेथड ढूंढो, अगर आप वो बेस्ट मेथड ढूंढ लोगे तो इससे क्या होगा, जो भी कॉस्ट है वो कम होगी, आपकी क्वालिटी मैक्सिमाइज होगी, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, राइट, आपके रिसोर्स ऑप्टिमली यूज होंगे। तो वो मेथड ढूंढो, यही होता है मेथड स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मतलब होता है मूवमेंट की स्टडी करना। इसमें क्या होते हैं, दो टाइप के आपके मूवमेंट्स होते हैं, कुछ नेसेसरी मूवमेंट्स होते हैं, कुछ अननेसेसरी मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो मोशंस जो प्रोडक्टिव हैं, जो इंसिडेंटल हैं और जो अनप्रोडक्टिव हैं उनको क्लासिफाई कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उनको आप एलिमिनेट कर पाओगे, जिससे आप कम टाइम में अपना काम कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। टाइम स्टडी मतलब है कि किसी भी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देना, ठीक है। अब टाइम स्टडी का मेन मोटिव क्या होता है, ठीक है, क्यों आप एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर रहे हो, ताकि आप कितने नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं ये आप जान पाओ, सूटेबल इंसेंटिव स्कीम्स बना पाओ, ठीक है, लेबर कॉस्ट डिटरमाइन कर पाओ, इन सब चीज का करने के लिए आप टाइम स्टडी करते हो। नेक्स्ट इज फैटीग स्टडी। फैटीग का मतलब होता है थक जाना। कोई भी इंसान जब लगातार काम करता है तो वो थक जाता है, तो उसको कुछ ना कुछ टाइम के लिए रेस्ट चाहिए ही चाहिए होता है। तो टेलर का ये मानना है कि अगर आप रेस्ट लोगे तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो फैटीग स्टडी का मतलब बेसिकली ये होता है, दो चीजें सेट करना। पहला कि आप एक दिन में कितने ब्रेक्स दोगे, ठीक है, और कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। फॉर एग्जाम्पल पहला आप ब्रेक दे रहे हो 20 मिनट का, दूसरा आधे घंटे का, तीसरा 15 मिनट का। तो ये क्या हो रहा है कि आप फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हो। तो फटीक स्टडी मतलब ये स्टडी करना कि कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स होंगे और क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। तो टेलर का ये मानना था कि पीस वेट सिस्टम होना चाहिए, यानी वो डिफरेंशिएट करना चाहते थे कि कौन एफिशिएंट वर्कर्स हैं और कौन इनएफिशिएंट है, ठीक है। तो आपने ये जो स्टैंडर्ड सेट कर दिए, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड मेथड सेट कर दिया, सब आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए, जो भी अलग अलग पैरामीटर्स जो अभी आप पढ़ के आए हैं या आप सेट किए हो, इन सब से आप वर्कर्स को क्लासिफाई कर पाओगे कि कौन वर्कर्स एफिशिएंट है और कौन इनएफिशिएंट है, ठीक है। तो जो एफिशिएंट है आप उनको रिवॉर्ड दो, और जो इनएफिशिएंट है जितना मिलना चाहिए उसमें से थोड़ा सा कट करके दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगली बार वो और मेहनत करेंगे ताकि उनको भी रिवॉर्ड मिल पाए। तो अब एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। एक दिन में एक वर्कर को 10 यूनिट्स बनानी ही बनानी है, और जो उस स्टैंडर्ड से ज्यादा बनाता है उनको 50 रुपीज पर यूनिट मिलेगा, ठीक है, और जो उससे कम बनाता है उसको 40 रुपीज पर यूनिट मिलेगा। ना एक एफिशिएंट वर्कर ने क्या किया, 11 यूनिट्स बनाए तो उनको कितना मिला, 550 रुपीज पर डे मिला। वेयर एज दूसरे वर्कर ने क्या किया, 9 यूनिट्स बनाए तो उनको 40 के हिसाब से 360 पर डे मिला, ठीक है। तो टेलर के अकॉर्डिंग ये जो डिफरेंस आया है 190 रुपीज का, ये इनफ है। या इनएफिशिएंट वर्कर जो होगा इससे मोटिवेट होगा कि अगर मैं अगली बार मैं अच्छा करूंगा तो मुझे भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। ओके, अब आपको सारी प्रिंसिपल्स, सारी टेक्निक्स टेलर की क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं फ्योल की। तो इनका फुल नेम हेनरी फ्योल, ये एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे और इन्होंने ही एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी थी। इनका जो मेन कंसर्न था वो मैनेजरल एफिशिएंसी पे था, एंड इनको हम लोग फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट भी कहते हैं। इन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। अब लाइन बाय लाइन हम लोग वो सारे प्रिंसिपल्स कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क। तो फ्योल के अकॉर्डिंग काम को डिवाइड कर, जब आप काम को छोटे छोटे टास्क जॉब्स में डिवाइड कर लेते हो, इस स्पेशलाइजेशन आता है। अब स्पेशलाइजेशन कैसे आता है, तो काम जब आप डिवाइड कर रहे हो वो आप इस अकॉर्डिंग कर रहे हो कि जो भी एक पर्सन की जो कैपेबिलिटीज है उसको वो काम मिले। तो इससे क्या होगा, एक इंसान जब वही काम कर रहा है जिसमें वो एक्सपर्ट है तो इसमें स्पेशलाइजेशन आएगा। तो फ्योल के अकॉर्डिंग काम को डिवाइड करने का जो मेन मोटिव है वो ये है जिससे आप ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओ और स्पेशलाइजेशन आए। ओके, नेक्स्ट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, यानी आप किसी को भी पावर दे रहे हो कि हाँ अब आप डिसीजन ले सकते हो, उसका मतलब है कि आपके पास अथॉरिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टास्क, यानी एक पर्टिकुलर पर्सन ने अगर किसी को कुछ काम दिया तो अब उस काम के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। अथॉरिटी मतलब पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन, ठीक है।
अब फेयोल के अकॉर्डिंग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, यानी अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, ठीक है। अब इसके केस देखते हैं। अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, उस पावर का मिसयूज होगा। नेक्स्ट, अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो लेकिन अथॉरिटी नहीं दे रहे हो, इससे क्या होगा, काम ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं है, ठीक है। तो एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, डिसिप्लिन, मतलब कि आप जो भी रूल्स है, जो भी रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन रहे तो कैसे आएगा, तो इसके लिए अच्छे सुपीरियर होना चाहिए हर लेवल्स पे, ठीक है। हर लेवल पे एक अच्छे सुपीरियर होना चाहिए। एक अच्छा लीडर ही अपने जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सही तरीके से चला पाता है, सही तरीके से लेके चल पाता है, ठीक है। तो हर लेवल पे एक अच्छे सुपीरियर्स होने चाहिए, ठीक है। जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो वो क्लियर होने चाहिए। तो डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है ऑर्गेनाइजेशन के, वो सब फुलफिल आप कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन्ड है। अब यहाँ पे एक केस लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक केस आया कि जहाँ पे मैनेजमेंट और जितने भी वर्कर्स एक एग्रीमेंट में आए कि कंपनी जो है वो लॉस में चली गई है, ठीक है। तो वर्कर्स ने ये बोला कोई एडिशनल पेमेंट के बिना हम एक्स्ट्रा काम करेंगे ताकि हमारी कंपनी लॉस से बाहर आ पाए। और मैनेजर्स ने भी ये बोला कि ठीक है, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि जब हमारी कंपनी लॉस से बाहर आ जाएगी तो मैं आपको एडिशनल पेमेंट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिसिप्लिन अप्लाई हो रहा है। अगर मैनेजमेंट और वर्कर्स जो भी अपनी कमिटमेंट्स है, जो भी अपने एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उस प्रॉमिस को फुलफिल कर रहे हैं, तो इस केस में भी डिसिप्लिन जो प्रिंसिपल है वो फॉलो हो रहा है। तो ऐसे अगर केस स्टडीज आ जाते हैं तो इस तरीके से भी आपको समझना होगा कि यहाँ कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। फ्योल के अकॉर्डिंग एक सबॉर्डिनेट का एक सुपीरियर होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉय सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर ले या सिर्फ एक ही बॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अब ऐसा क्यों होना चाहिए? जब आपको बहुत सारे लोग काम दे रहे हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए कि एक इंडिविजुअल का एक बॉस होना चाहिए, यानी वन सबऑर्डिनेट वन सुपीरियर, ठीक है। डुअल सबऑर्डिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये प्रिंसिपल बना है। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो हर एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जिनके सेम ऑब्जेक्टिव है, उनमें एक हेड का एक प्लान होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होगी। तो एक एग्जांपल देखते हैं। कंपनी जो है वो मोटरसाइकिल भी मैन्युफैक्चर कर रही है और कार्स भी, ठीक है। तो इस केस में उसके दो डिविजन्स होने चाहिए, दो डिपार्टमेंट होने चाहिए दोनों चीज़ों के लिए, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट के अपने इंचार्ज होने चाहिए, अपने प्लान्स, अपने एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज, सब चीज़ होना चाहिए। इससे क्या होगा, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होगी, ठीक है। तो वन हेड वन प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। ये बोलता है कि किसी भी सिचुएशन में आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ही ऊपर रखना है और अपने गोल को नीचे रखना है। बेसिकली बात क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ा है कि हर एक इंडिविजुअल के भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ ना कुछ गोल होता है, राइट। और कंपनी का भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो बेसिकली ये बोला है कि किसी भी सिचुएशन में आपको कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को ही प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट, रिमनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ओवरऑल जो भी आप एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हो, कंपनसेशन दे रहे हो, वो फेयर होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, ठीक है। यानी जो भी अमाउंट पे कर रहे हो वो फेयर होना चाहिए। तो यहाँ बेसिकली ये बोल रहा है एम्प्लॉयज़ को स्टैंडर्ड वेजेस मिलने ही मिलने चाहिए, और इतने भी ज़्यादा उनकी पेइंग कैपेसिटी को अफेक्ट कर रहा है वो, ठीक है। यानी कंपनी के पेइंग कैपेसिटी के अंदर ही दो। तो जो भी आप रिमनरेशन पे कर रहे हो पर्सन को, वो फेयर होने चाहिए कंपनी के लिए भी और उस एम्प्लॉय के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो कुछ लोगों के पास है, यानी जो पावर है वो कुछ ही लोगों के पास है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो पावर है उसको बांट देना, हर एक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे उसको बांट देना। तो फेयोल के अकॉर्डिंग एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के बीच में। अगर आप पावर जो है वो सेंट्रलाइज कर लोगे, यानी कुछ ही लोगों के पास पावर है, तो जो जिनके पास पावर नहीं है वो तो ये सोचेंगे ना कि इस कंपनी में मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट। यहाँ दूसरा केस, अगर आप उस पावर को बांट दे रहे हो, डिसेंट्रलाइज करते रहे हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सबके पास कुछ ना कुछ पावर है। इससे क्या होगा, कंपनी के ऑब्जेक्टिव पे कम ध्यान होगा, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव पे आप ज्यादा ध्यान दोगे। तो एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए कि आप
पावर बाँटो, सबको थोड़ी-थोड़ी पावर दो, लेकिन जो फाइनल डिसीजन की पावर है, वो सिर्फ़ अपने पास रखो। नेक्स्ट स्केलर चेन। फेयॉल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी टॉप टू बॉटम ऐसे एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है? एक चेन फॉलो होनी चाहिए। यहाँ पे डायग्राम में देखो, एक हेड है ए, ठीक है? इसकी 2 लाइन्स ऑफ अथॉरिटी है, यानी ये 2 लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ठीक है? तो एक लाइन क्या है? एक लाइन में बी, सी, डी, ई, एफ है और दूसरी लाइन में एल, एम, एन, ओ, पी है। तो अगर ई ओ से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वो नहीं कर सकता, राइट? स्केलर चेन का प्रिंसिपल ये बोलता है कि एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर लेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर एक इमरजेंसी आ गई तो ईओ से बात कर सक उसे गैंग प्लैंक बोलते हैं कि इमरजेंसी की सिचुएशन में कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है? तो उसे बोलते हैं गैंग प्लैंक। तो ये होता है स्केलर चेन का मतलब कि एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो हो, इससे काम सिस्टमैटिक तरीके से होगा, ठीक है? नेक्स्ट इज ऑर्डर। फेओल के अकॉर्डिंग जितने भी लोग हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में और जितने भी मटेरियल्स हैं, वो सब एक एप्रोप्रिएट प्लेस में होने चाहिए, यानी सबका कुछ ना कुछ प्लेस है, सब एक ऑर्डर में होने चाहिए। इसी से आप मैक्सिमम एफिशिएंसी इंक्रीज कर पाओगे, ठीक है? तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये बोलता है कि हर एक इंसान, हर एक मटेरियल कुछ ना कुछ प्लेस है, तो सब लोग अपनी जगह पे होने चाहिए, अपनी प्लेस पे होने चाहिए, राइट? एक ऑर्डर मेंटेन हो पाएगा, ठीक है? तो इफ देयर इज फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड इट इज प्रेजेंट देयर, तो कोई भी हिंड्रेंस नहीं आएगा, कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उसमें, और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, ठीक है? नेक्स्ट इक्विटी। फेयल के अकॉर्डिंग इक्विटी का मतलब होता है इक्वली सबको ट्रीट करो। यार कई बार ऐसा होता है कि आप जो है कुछ लोगों को सही तरीके से ट्रीट कर रहे हो, कुछ लोगों को नहीं कर रहे हो। तो फेयल के अकॉर्डिंग जितने भी एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स, उन सबको इक्वली ट्रीट करें, ठीक है? तो इससे क्या होगा, वो पर्सन क्या होंगे, आपके लिए लॉयल होंगे। नेक्स्ट इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप लेना, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है? एक अच्छी कंपनी वही होती है जो अपने एम्प्लॉय के सजेशन को भी लेती है, यानी माना पावर सिर्फ आप हाथ में है, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयर से सजेशन ले रहे हो, उनसे डिस्कस कर रहे हो, तो इससे उनको भी अपनी उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, इससे वो खुद भी आगे आएंगे, ठीक है? नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। इसका मतलब ये हो रहा है कि एम्प्लॉय का टर्नओवर मिनिमाइज होना चाहिए, ठीक है? यानी जितना कम से कम एम्प्लॉय का टर्नओवर होगा, उतना ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय जब आ रहा है, तो उनको टाइम दो सेटल होने का, ठीक है? उनको टर्मिनेशन, ट्रांसफर ये तुरंत तुरंत मत करो, राइट? उनको टाइम दो सेटल होने का। तो एम्प्लॉय का जो टर्नओवर होना चाहिए वो मिनिमाइज होना चाहिए, ठीक है? तो एम्प्लॉय को साइंटिफिकली सिलेक्ट करो, जैसे उनको जो भी काम दे रहे हो वो उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग दो। तो इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन भी आएगा और एम्प्लॉय का टर्नओवर भी मिनिमाइज होगा, जिससे आप ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट स्पिरिट डिकॉप्स का मतलब ये होता है टीम स्पिरिट लेके चलना, ठीक है? सब लोग साथ में मिलके काम करें, आई नहीं होना चाहिए, वी होना चाहिए, ठीक है? इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, सब साथ में मिलके काम करें, राइट? तो ये होता है स्पिरिट डिकॉप्स, एक ऐसी टीम स्पिरिट, यूनिटी हो, ठीक है? सब साथ में मिलके काम करें, उसे बोलते हैं स्पिरिट डिकॉप्स। आपको 14 प्रिंसिपल्स भी क्लियर हो गए होंगे फेओल के। अब एक बार फाइनल डिफरेंस देख लेते हैं टेलर और फेओल के बीच में। फेओल का जो पर्सपेक्टिव था वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए था, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी था कि मैनेजरल एफिशिएंसी पे ज़्यादा ध्यान देते थे। एंड टेलर का शॉप लेवल यानी लोअर लेवल पे था, एम्प्लॉयज और वर्कर्स के ऊपर, ठीक है? नेक्स्ट एप्लीकेबिलिटी। तो जितने भी फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं वो सारे यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। क्यों? क्योंकि ये जर्नल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स थे, ठीक है? इन्हें हम फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट भी कहते हैं, तो इनके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। वेल टेनर के जो हैं वो स्पेशलाइज सिचुएशन में अप्लाई हो सकते हैं। नेक्स्ट बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो हेनरी फ्योल ने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो बनाए हैं, वाइल टेलर के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट करके बने हैं, तभी सारी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है? नेक्स्ट इनका जो मेन फोकस है फेओल का, वो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के इम्प्रूवमेंट पे है और टेलर का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने पे है, ठीक है? हेनरी फेओल जो थे वो प्रैक्टिशनर थे एंड टेलर जो थे वो एक साइंटिस्ट थे। फेओल ने जर्नल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दी थी एंड टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी। फेओल को हम फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट बोलते हैं एंड टेलर को हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा फेओल और टेलर के बीच में, ठीक है? आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड
If you like this video, do like, share, comment, and subscribe to my channel. And thanks for watching.